गाइस, आज मैं मिस्टर ड्रैगन के एपिसोड 27 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। जिनकी कमरे में झांकती है ये देखने के लिए कि यूजी जिनको कैसे ठीक कर रहा है। वो देखती है कि यूजी अपने पावर से जिन पर हमला कर रहा है, जिससे जिनके मुंह से खून निकल रहा है और उसके साथ उसका जहर भी बाहर आ जा रहा है। वो मनी मन सोचती है कि यूजी सिर्फ फैंग के साथ ही अच्छे से बिहेव करता है, वरना बाकी सबके साथ तो वो बिल्कुल भी बेदर्द हो जाता है। कुछ समय बाद यूजी बाहर आता है और फैंग को बताता है कि उसने जिनके अंदर से उसका सारा जहर बाहर निकाल दिया है। ये सुन फैंग खुश हो जाती है और वो जिन से बातें करती है कि अब उसे टोंगलो के बेटे से जड़ने का कोई भी जरूरत नहीं है, वो हमेशा उसके साथ रहेगी। इधर टोंगलो के बेटे की तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है। उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। वो अपने सेनापति से पूछता है कि आखिर उसे क्या हो रहा है। तब डरते हुए उसका सेनापति बताता है कि उसे किसी ने वही पॉइजन दे दिया है जो कि वो अपने दुश्मन को दिया करता था। ये बात सुन टोंगलो का बेटा बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने उसके साथ ऐसा किया है। वो अपने सेनापति को तुरंत टोंगलो निकलने को कहता है और कहता है कि वो आने के बाद इसकी जांच करेगा कि किसने उसके साथ ये गद्दारी की है। इधर फैंग जिनको ये बात बताती है कि 7 साल पहले उसके पिता टाइगर वैली में खजाना ढूंढने गए थे और उसके पिता की मृत्यु में उसका कोई भी हाथ नहीं है। फैंग जिनको एक मैप देती है और बताती है कि ये टाइगर वैली का मैप है, जहाँ पर कुछ न कुछ उसे अपने पिता के बारे में जानने को मिलेगा। वो इसके बारे में खुद तफ्तीश करना चाहती थी, पर अब चूंकि वो उसके साथ है तो उसे अपने पिता की खोज करनी चाहिए। फैंग के हाथ में मूंछ आ गई थी जिनसे लड़ते हुए, तो वो यूजी से मदद मांगती है। यूजी फैंग की मदद कर रहा था, पर इसके बाद वो उसे कहता है कि बहुत ही रात हो गई है तो वो सोने चले जाए। जैसे ही यूजी वहाँ से निकल रहा था तो फैंग उसके हाथ को पकड़ लेती है, जिससे उसके हाथ का दर्द और भी बढ़ जाता है। तो वो यूजी से कहती है कि ये सब उसके वजह से हुआ है, तो उसे ये खत्म करना होगा। यूजी जब पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, तब फैंग कहती है कि उसे भी फायर वर्क देखना है, तो वो उसके साथ सिटी वॉल चले। ये बात सुन यूजी उसे मना कर देता है कि आधी रात हो गई है और अब तो कोई फायर वर्क हो ही नहीं रहा होगा। तब फैंग कहती है कि ठीक है वो नहीं जाएगी, पर जब तक वो सो नहीं जाती वो यहाँ से नहीं जाएगा। जिसके बाद फैंग सोने के लिए चली जाती है। तभी उसे एक सपना आता है जहाँ वो यूजी के साथ सिटी वॉल से फायर वर्क देख रही थी और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी यूजी फैंग को बताता है कि ये एक सपना है और जब वो उठेगी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो फैंग कहती है कि अगर ये सपना है और उसे याद नहीं रहने वाला है तो वो जो चाहे वो कर सकती है। ये कहते ही फैंग यूजी को किस करती है और यहाँ इनका एक बहुत ही रोमांटिक सा सीन होता है। जिन उस मैप के साथ टाइगर वैली पहुंच जाती है और वो वहाँ खोजबीन करने लग जाती है। तभी उसे एक पेड़ में उसका नाम लिखा हुआ मिलता है, जिससे वो जान जाती है कि उसके पिता ने लिखा है। जैसे वो मुड़ती है तो उसे एक छिपी हुई गुफा दिखती है। गुफा के अंदर जाने पर उसे कंकाल दिखाई देता है जिसके हाथ में एक पत्र था। जैसे ही जिन उस पत्र को उठाकर पढ़ना शुरू करती है तो उसे पता चल जाता है कि ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि उसके पिता का है। यहाँ उसके पिता ने सारी घटनाओं को लिखा था कि आखिर 7 साल पहले उसके साथ हुआ क्या। हमें पता चलता है कि 7 साल पहले जब उसके पिता ने खजाने को ढूंढ लिया था तो अचानक फैंग की आर्मी ने उन पर हमला कर दिया, जिससे सभी लोग मारे गए। बस वही था जो कि घायल बचा। पर कुछ समय बाद उसने देखा कि ये फैंग की आर्मी नहीं थी, बल्कि फैंग की आर्मी के बीच में टोंगलो के आदमी थे। उन्होंने सारे खजाने को अपने कब्जे में ले लिया। तभी उन्होंने नोटिस किया कि इन सारे मरे हुए आदमियों में वो नहीं था, इसलिए उसने उसकी बेटी को मोहरा बनाने की साजिश रची कि अगर वो जिंदा बचा तो वो अपनी बेटी से मिलने जरूर आएगा और तब वो उसे मार डालेंगे। उसने बचने की बहुत कोशिश की, पर वो बहुत ही घायल था। उसके बचने का कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो मरने से पहले सच्चाई को सामने लाना चाहता था और इसलिए उसने उसका नाम उस पेड़ पर लिखा और साथ ही अपने खून से इस पत्र को लिखा है, ताकि कभी न कभी उसकी बेटी जिन अगर उस तक पहुंची तो उससे सच्चाई का मालूम हो जाए। सच्चाई जानने के बाद जिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कसम खाती है कि वो टोंगलो के बेटे का वही हाल करेगी जो कि उसने उसके पिता के साथ किया था। अपने पिता का बदला उससे जरूर लेगी। वहीं इधर ली फैंग पैलग्रिन में दिखाया जाता है, जहाँ जिंकिंग जानकन के लिए चाय लेकर आती है और उसे पीने को कहती है, पर वो जानकन की तरफ देख ही नहीं रही थी बल्कि उसे तो शर्मा रही थी। जानकन कहता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, उसे उससे शर्माने की जरूरत नहीं है। तब जिंकिंग कहती है कि शायद उसकी तबीयत खराब हो गई है। ये कहते हुए जिंकिंग वहाँ से चली जाती है और बैठकर सोचने लग जाती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वो नोटिस करती है कि जानकन की दवा खत्म होने वाली है। ये देख वो उदास हो जाती है और एक चाकू निकालकर अपने हाथ पर फिर से वार करती है।
जिससे उसे उसका एक पंख मिल जाता है। पर तभी वहाँ जियानकन पहुँच जाता है। चिंकिंग उससे ये पंख छुपाने की कोशिश तो करती है पर वो पकड़ी जाती है। जियानकन उससे पूछता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया है, आखिर उसके पंख को किसने उसके शरीर से बाहर निकाला। तब चिंकिंग कहती है कि किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसने ही ऐसा किया है। जियानकन उससे पूरी सच्चाई पूछता है। तब चिंकिंग ना चाहते हुए भी उसे बता देती है कि जब वो बीमार था तो इमोर्टल ऑफ फेट से उसे दवा लेना था और इसके बदले में उसने अपना एक पंख उसे दिया और अब फिर से उसे दवा चाहिए, इसलिए उसने ये पंख को बाहर निकाला है। ये बात जान जियानकन को बहुत ही गुस्सा आता है। तब चिंकिंग कहती है कि उसने तो कहा था कि वो गुस्सा नहीं होगा। तब जियानकन कहता है कि वो गुस्सा उससे नहीं बल्कि खुद पर है कि उसकी वजह से उसे इतना कुछ सहना पड़ा। वो अपने पावर से चिंकिंग के घाव को ठीक कर देता है और उसे गले लगा लेता है कि उसकी वजह से उसे कितना कुछ सहना पड़ा, पर अब वो उसे वादा करे कि कभी भी उसके लिए ऐसा कुछ नहीं करेगी। इधर डोंगलू के बेटे की हालत खराब हो जा रही थी उसी दवा की वजह से और वो दर्द से कराह रहा था। तभी वहाँ जिन्न आती है जो कि डोंगलू के बेटे से कहती है कि उसके पास इसका इलाज है और वो उसे ठीक कर सकती है। ये सुनते ही डोंगलू का बेटा उसके पैर में गिर जाता है और कहने लगता है कि वो उसे जल्दी से ठीक कर दे। तभी जिन्न अपने छुरे को बाहर निकालती है और डोंगलू के बेटे के सीने में घोंप देती है, ये कहते हुए कि मरने के बाद उसे इससे मुक्ति मिल जाएगी। वहाँ डोंगलू का बेटा मर चुका था पर इसके बाद जैसे ही जिन्न खड़ी होती है पीछे से उसका सेनापति हमला कर देता है। तलवार उसके सीने के आर पार जा चुकी थी। बहुत सारे सिपाही जिन्न पर हमला करने लग जाते हैं। जिन्न किसी तरह उन सभी को मार डालती है पर इसी बीच सेनापति उसके पेट में तलवार को घुसा देता है। पर तब जिन्न उसके हाथ को पकड़कर उस पर वार करने लग जाती है जिससे वो खुद भी मारा जाता है। जिन्न पूरी तरीके से घायल हो चुकी थी और उसे अपना अंतिम समय नजर आने लगा था। वो फेंग को याद करती है और उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इधर फेंग को उसके अंकल आकर ये खबर बताते हैं कि डोंगलू का बेटा जब यहाँ से जा रहा था तो उस पर आत्मघाती हमला हुआ है। ये सुनते ही फेंग सीधा वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ पर किसी की भी लाश नहीं थी पर उसे वहाँ पर जिन्न का नाम दिखाई देता है जहाँ पर एक स्माइली भी बना हुआ था। ये देखकर फेंग को लगता है कि शायद जिन्न सुरक्षित है और इसीलिए तो उसने यहाँ पर एक स्माइली बनाया हुआ है। तभी उसे बचपन वाली जिन्न की याद आ जाती है जब उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो शाम में उससे मिलने जरूर आएगी। तभी उसे इमेजिनेशन में जिन्न नजर आती है जो कि उससे कहती है कि वो उससे मिलने जरूर आएगी। फेंग की आंखों में आंसू भर आए थे और वो सभी को बताती है कि जिन्न को आखिरकार मुक्ति मिल गई है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।